से मर रहे हैं। तुम्हारी मनहूस बच्ची का खर्चा मैं नहीं उठा सकती। सास ने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। मैं बाई के घर चली गई। जब बाई को ये सब कुछ बताया तो वो भी हैरान हुआ। उसने तो पहले ही मेरी शादी इसी वजह से करवा दी थी, क्योंकि मेरी भाभी चाहती थी कि घर सिर्फ उनका हो और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं 2 हफ्ते अपने भाई के पास रही। 2 हफ्ते में भाभी ने मेरा जीना हराम कर दिया। तबीयत तो मेरी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन भाई ने कहा कि यहाँ रहना है तो फिर काम करना होगा। मेरी बच्ची रोती रहती, मेरी भाभी उसको उठाती भी नहीं थी। मैं कमज़ोर होने की वजह से बच्ची को डब्बे वाला दूध पिला रही थी। एक दिन भाभी मेरी बच्ची को खराब दूध डालकर दे रही थी। कहने लगी बच्चों को हजम हो जाता है। मैं हैरान रह गई, ये तो किसी दिन मेरी बेटी को जहर भी दे देगी। बस यही बात वजह बन गई। मैंने भाई से शिकायत की तो भाई को बहाना मिल गया। उसने कहा अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी का मूड हर वक्त ख़राब रहता है। मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी। मेरे भाई ने कहा वापस अपने ससुराल चली जाओ। वो कौन होते हैं तुम्हें घर से निकालने वाले, तुम उस घर की बहू हो। मेरी भाभी ने कहा अगर बेटा पैदा किया होता तो फिर वो लोग इसको कभी ना निकालते। इसकी सास ठीक कहती है, ये खुद भी मनहूस है, इसकी बेटी भी मनहूस है। इसकी मनहूसियत का साया हमारे घर पर भी पड़ जाएगा। इसे यहाँ से निकालो। मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। छोटी सी बच्ची मेरी गोद में थी। आंसू आंखों से रुकते नहीं थे। बार बार शोहर की शक्ल आंखों के सामने आती, जो मुझे एक कांटा भी चुभने नहीं देता था। वो मेरा इतना ख्याल करता था। जो अच्छे लोग होते हैं वही इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। मेरी बहुत बुरी हालत थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। बस शोहर की वही बात याद आ गई कि कभी ज़िंदगी में कोई मुसीबत हो तो मेरे बाद तुम सलीम पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आधी रात में वैसे भी कहाँ जाती। मैं सलीम के घर चली गई। जब उसने मुझे देखा तो हैरान हुआ। उसे तो पता था कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं, पर उसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा। उसने फौरन मुझे अंदर बुला लिया। वो शायद अकेला ही था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मेरे लिए मौसम था, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो ना जाने कितने भेड़िए थे। उसने मेरी बेटी को उठाया तो उसने कहा कि भाभी इसको तो बहुत तेज़ बुखार हुआ है। मैं भी परेशान थी कि मुझे कोई होश नहीं था। सलीम मेरी बेटी को फौरन डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर की फीस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सलीम ने पैसे दे दिए और दवाई ले ली। फिर मेरी बच्ची और मेरे लिए कुछ नए कपड़े भी लिए, मेरे लिए खाना भी लिया और हम लोग घर वापस आ गए। उसने कहा आप आराम से खाना खा लें। मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक हो गई। वो सो रही थी। मैं खाना नहीं खाना चाहती थी। मैं बहुत बुरी हालत में रो रही थी, लेकिन उसने कहा कि आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर आपकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। आप खाना खाएं, मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने सुकून से खाना खाया। उसने कहा कि आप ऊपर वाले पोर्शन पर 2 कमरे हैं, नीचे 1 कमरा है। नीचे मैं अकेला रहता हूँ, आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। आप ऊपर वाले पोर्शन में जाएं, मैं आपके लिए कमरा साफ कर देता हूँ। लेकिन दूसरे कमरे में आपने बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पर कदम भी नहीं रखना। मैंने कहा बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, और ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। सलीम मेरी बात पर कहने लगा कि भाभी आपके शोहर के भी मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। मेरे हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। वो मेरे हिस्से की फीस भी देता। मेरी पढ़ाई उसी की वजह से मुकम्मल हुई थी, नौकरी भी उसी की वजह से लगी थी। बस यूँ समझिए ये जो कुछ भी है वो आपके शोहर का ही है। वो इस दुनिया से चला गया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं उसका एहसान नहीं भुला सकता। उसने मुझे कमरा दिखा दिया। कमरे में 1 बेड और कुछ सामान भी था।
اس نے کہا کہ یہاں پر کچھ کپڑے ہیں جو میری امی کے ہیں، آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ ان کپڑوں کو اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر کے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کمرے میں پہلے میری امی رہتی تھی مگر اب وہ فوت ہو چکی ہیں۔ یہ سب انہی کے کپڑے اور جوتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ کر لیں۔ چھوٹی گڑیا کے لیے کپڑے میں لے آؤں گا۔ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا تھا کہ میں سنبھل نہیں پائی تھی، مگر شکر تھا کہ مجھے ایک اچھا انسان مل گیا تھا جو مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ بیٹی سکون سے سو رہی تھی لیکن مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میں وہیں پر رہنے لگی، یہ سوچ کر کہ جلدی ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری گود میں یہ بچی نہ ہوتی تو میں اپنی جان لے لیتی۔ اس رات میرے خواب میں میرا شوہر آیا، وہ بہت خوش تھا اور کہہ رہا تھا، اب تم ٹھیک جگہ پر آ گئی ہو، پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری آنکھ کھلی تو میں بری طرح رونے لگی، شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایک دو دن تو سکون سے گزر گئے، پر تیسرے دن کچھ عجیب ہوا۔ مجھے سلیم نے کہا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں آپ نے بالکل نہیں جانا۔ اس کمرے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا، اس کے آگے چھوٹا سا صحن بھی تھا، لیکن جب رات ہوئی تو اس کمرے سے مجھے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر دیکھا کہ وہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کوئی رو رہا تھا، جیسے بے بسی سے رویا جاتا ہے۔